हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं अबाउट प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से अपवर्तन की घटना और वर्ण विक्षेपण की घटना, जिसे परिक्षेपण भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है वह किस तरह से प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रिज्म से अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म को बना लेते हैं। प्रिज्म का सामने वाला जो सरफेस होगा वह आपको एक ट्रायंगल के रूप में दिखाई देगा, ए बी एंड सी। ये प्रिज्म का सामने वाला जो सरफेस है वो बना दिया है आपके सामने, और यहां से एक इंसिडेंट रे पी क्यू ए बी, यह जो है अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, जहां से रिफ्रैक्शन होना है, जहां से जो रे ऑफ लाइट है जिसका रिफ्रैक्शन होना है। पी क्यू इंसिडेंट रे है, और यह जो बिंदु है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और इस पर एक नॉर्मल खींच देते हैं हम अवलंब। यह जो पृष्ठ है ए बी, इस पर इस बिंदु से ये नॉर्मल का कार्य करेगा, अवलंब कहलाएगा इसका पी क्यू। इसको नाम दे दिया हमने एम, एन और आर। ये हम जानते हैं, रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है। ये जो पी क्यू इंसिडेंट रे है, इधर जो मीडियम है वो हवा है या वायु है, और वहां से ये जो प्रिज्म है, कांच है, इसमें जैसे एंटर करेगी तो इसको क्या है, सीधा जाना चाहिए था यदि ये मीडियम नहीं होता डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, रेयरर मीडियम से यानी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अवलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जो है इस तरह से सीधा जाना चाहिए था यदि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो क्या होगा, ये जो अवलंब हमने बनाया एम एन आर नॉर्मल, इसकी ओर झुक जाती है इस तरह से। ये पॉइंट तो क्यू हो गया, एन जो नाम दिया हमने। पी क्यू जो रे है, अब इस समय पी क्यू एम एन दे दिया इसको नाम एन, पी क्यू आर, इस पॉइंट को हमने दे दिया आर नाम दे दिया। अब ये जो रे है क्यू आर जो रे है, यह इस पृष्ठ के लिए, एसी पृष्ठ के लिए आपतित किरण का इंसिडेंट रे का कार्य करेगी। तो यहां पर हम एसी जो पृष्ठ है, यहां पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं, अवलंब खींच लेते हैं हम एसी पृष्ठ पर। ये अब क्योंकि यह जो रे ऑफ लाइट है यहां से क्यू से आर तक ये कांच में, ग्लास में चलती है, यानी डेंसर मीडियम में चलती है, और इसके बाद फिर से इसको जो है फिर से रेयरर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करना पड़ेगा, यानी कांच से हवा में इसको फिर से प्रवेश करना पड़ेगा। तो अब इस समय क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन में बताया था, जब कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी प्रकाशिक किरण, आपतित प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी। ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे न जाकर ये जो अवलंब है इसको नाम दे देते हैं एम एन एस, और टी इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे देते हैं एस, तो ये किरण आ जाएगी, टी और बाई नाम दे दिया इसको हमने। ये जो अवलंब है टी बाई, इस अवलंब से दूर हट जाएगी इस तरह से, पी क्यू आर एस। इस तरह से रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के द्वारा होगा रे ऑफ लाइट का। अब इसमें रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो कोण होगा ये आर कहलाएगा अपवर्तन कोण,
जैसे आर से हम प्रदर्शित करते हैं। और यह जो किरण है ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और यह जो किरण है आर एस, इसे निर्गत किरण बोला जाता है, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण बोला जाएगा इसको। तो इस कोण को हम ले लेते हैं आर डैश, और यह जो एंगल है ये जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, निर्गमन कोण, इसको लिखा हमने आई डैश। ये जो प्रिज्म का ऊपर वाला कोण होता है, कोण ए, इसको प्रिज्म कोण बोला जाता है। अब यह जो इमर्जेंट रे है यानी जो निर्गत किरण है, इसको हम डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यहां ये जो किरण आ रही थी पी क्यू, रे ऑफ लाइट थी, ये यदि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये इस तरह से सीधी जाती, और लास्ट जो इमर्जेंट रे आपको प्राप्त हो रही है वो इस किरण से, रे ऑफ लाइट से इस एंगल पर ये विचलित हो जाती है ना, डाइवर्ट हो जाती है इस एंगल पर। इसको बोलते हैं, डी ले लेते हैं या लेमडा ले लेते हैं, विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको? विचलन कोण। तो एक बार इनके बारे में मैं लिख देता हूं यहां पे, पी क्यू, चलिए यहां लिख देते हैं पी क्यू, ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण। इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। यहां से क्यू आर अपवर्तित हो गई है, अपवर्तित किरण, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। कोण एम क्यू पी यानी कोण आई, कोण एम पी क्यू, कोण एम क्यू पी, एम क्यू पी यानी ये जो कोण आई है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं आपतन कोण। इसके बाद में यह जो कोण है आई डैश बाई आर एस, कोण बाई आर एस यानी ये कोण है आई डैश, ये कहलाएगा निर्गमन कोण, एंगल ऑफ इमरजेंस, निर्गमन कोण। आर एस, आर एस जो किरण है, आ रहा है ना, आर एस नहीं आया, एक सेकेंड, बाई आर एस तक आ गया, एंगल ऑफ, ये नीचे वाला नहीं आ रहा है, आर एस, आर एस को बोलेंगे निर्गत किरण, आर एस निर्गत किरण, निर्गत किरण है, इसे बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये जो एंगल है डेल्टा, ये कहलाएगा विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहलाएगा लैम्डा। अब इसमें प्रकाश किरण जो इंसिडेंट रे थी पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, ये है एक्चुअल रे। यदि प्रिज्म नहीं होता तो यह एक सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती, या फिर यह सिर्फ इसी डेंसर मीडियम में यानी कांच में ही चल रही होती, तो इसकी डायरेक्शन यही रहती। इसमें प्रिज्म में जो रे ऑफ लाइट है उसका दो बार रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो पहला जो अपवर्तन है वो पहले पृष्ठ से हुआ, और दूसरा अपवर्तन जो दूसरा पृष्ठ है उससे हुआ। ये लास्ट वाली रे है निर्गत किरण कहलाएगी, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी, ये आपतित किरण कहलाएगी। यह आपतन कोण होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, यह रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का यह कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यह जो विचलन है, यदि हमें कम से कम करना है, न्यूनतम विचलन प्राप्त करना है, तो यह आपतन कोण आई पर डिपेंड करता है। आई को हम
जितना बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण लैम्डा जो है कम होता जाएगा। आई प्रोपोर्शनल 1/λ लिखा जा सकता है, लेकिन यह प्रत्येक स्थिति में नहीं। कुछ स्थिति तक आई प्रोपोर्शनल लैम्डा 1/λ लिखा जा सकता है, लेकिन यह हर कंडीशन में सत्य नहीं है। तो देखिए, आपतन जो कोण है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है विचलन कोण, इसके बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं, इसके बीच यदि हम ग्राफ खींचे जाएं, आपतन कोण को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और विचलन जो कोण है एंगल ऑफ डेविएशन, इसे हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। तो आपतन कोण के बढ़ने और घटने से यह जो विचलन कोण है, यानी जो रे ऑफ लाइट है जितनी विचलित हो रही है, वह किस तरह से आई पर डिपेंड करती है, इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ये यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 ले लेते हैं, यहाँ पे I2 ले लेते हैं, ये I ले लिया, और यहाँ पर जो विचलन कोण है ये देखिए न्यूनतम है। बाई एक्सिस पे यदि आप विचलन कोण को देखे हुए एंगल ऑफ डेविएशन को, तो ये वैल्यू इसकी मिनिमम होगी, ये कहलाएगा डेल एम, ये डेल 1 डेल 2। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया आपतन कोण एक्स एक्सिस पर हमने लिया है, विचलन कोण को हमने बाई एक्सिस पर लिया है। जब आपतन कोण I1 यानी ये है, इतना है I1, उस समय विचलन कोण को हमें बाई एक्सिस पर देखना है, तो ये λ2 ये इतना है, यानी अधिक है। जैसे ही हमने आपतन कोण को बढ़ाना आरंभ किया, देखिए यहां से ये I1 था, अब इस बिंदु पर आए, पॉइंट ए दे दें, बी दे दें, इसको नाम, इसको सी दे देते हैं, ए से बी तक हम आते हैं, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है यानी विचलन कोण है, बाई एक्सिस पर नीचे की ओर आ रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण कम हो रहा है, जबकि आपतन कोण I1 से बढ़कर ये I हो गया। तो यहां पर ये जो विशेष आपतन कोण है I, इस पर हमें क्या मिल गया, न्यूनतम विचलन कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कम से कम जो रे ऑफ लाइट है उसका कम से कम अपवर्तन होगा, कम से कम वह अपने मार्ग से विचलित होगी इस विशेष आपतन कोण पर। इसके बाद में जैसे ही हम आपतन कोण का मान बढ़ ही रहा है, आपतन कोण नहीं घट रहा है, केवल जो घटने की स्थिति और बढ़ने की स्थिति है वह केवल विचलन कोण में हो रही है। इस ग्राफ से आपतन कोण को हम बढ़ाते ही चल रहे हैं, आपतन कोण I से बढ़ाकर जैसे हम और आगे की ओर चलते हैं, जैसे मान लीजिए I2 पर पहुंचते हैं, तो आपतन कोण की तो वैल्यू बढ़ गई, ये एक्स एक्सिस पे I2 ये है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन हम देख रहे हैं, विचलन कोण देख रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट सी पर आकर बाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं और डेल्टा 1, यानी जो न्यूनतम विचलन कोण था उससे अधिक हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जो हमने अभी लिखा था I प्रोपोर्शनल 1/del, ये प्रत्येक स्थिति में सही नहीं है। I का मान बढ़ रहा है, डेल्टा जो विचलन कोण है वो घट रहा है केवल A से B तक, लेकिन B से C की ओर ये जो विशेष आपतन कोण है जिस पर हमें न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हुआ वो I है। इससे आगे और हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो यहां से I प्रोपोर्शनल del, यानी आपतन कोण बढ़ने के साथ साथ में जो विचलन कोण है उसका मान भी बढ़ने लगता है। और यह जो विशेष आपतन कोण होता है, इस पर, इस विशेष आपतन कोण पर यदि न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम ये कहें कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण जो है निर्गमन कोण के बराबर हो जाता है, I = हो जाता है I डैश, और R = हो जाता है R डैश, R = R डैश। R डैश I डैश को आप ऐसे भी समझ सकते हो, यदि इस पृष्ठ के लिए यह कोण, ये जो किरण है QR, ये यदि आपतित किरण का काम कर रही है, तो इस पृष्ठ के लिए R डैश आपतन कोण कहलाएगा और I डैश कहलाएगा अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कहलाएगा
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब इसके बाद में आप इससे प्रिज्म से जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का, वह प्राप्त करते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब उस फॉर्मूले में जो आपको काम आने वाली चीजें हैं वो ये हैं, डेल्टा मिनिमम के लिए यानी न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल के बराबर करना है, और ये जो आर है यानी अपवर्तन कोण जो है इस आपतन कोण के बराबर करना है, आर डैश के बराबर करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल टू आई डैश एंड आर इज इक्वल टू आर डैश। आप उसका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला स्नेल के नियम से हम पहले पढ़ चुके हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसे हम पढ़ चुके हैं। तो करना क्या होगा, हमें इस फॉर्मूले में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई और आर की वैल्यूज हमें इन कोणों के रूप में हमें निकालनी है, और इसमें पुट कर देंगे तो हमें अपवर्तन जो है प्रिज्म के द्वारा वो प्राप्त हो जाएगा। तो करना क्या है, डेरिवेशन जब आरंभ करना है तो हमें इस पे फोकस करना है, इसी फॉर्मूले पे हमें आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, ये जो एंगल है इनके फॉर्म में निकालना है, ए और डेल्टा एम के फॉर्म में, ये हमें ध्यान रखना है। ए यानी प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्म में हमें आई और आर की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे और हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस देखिए यहां से आरंभ करते हैं हम। आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई, इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया। इस ट्रायंगल में देखते हैं क्यू, ये पॉइंट क्यू है ई और आर में, ट्रायंगल क्यू ई आर में ये जो साइड है क्यू ई, इसको आगे बढ़ाया गया है, और ट्रायंगल की यह जो साइड है, ये बाहर जो कोण बन रहा है इसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, यानी बहिष्कोण बोलते हैं। और यह जो एंगल है इस के पास वाले एंगल को यदि छोड़ दिया जाए, इससे दूर जो स्थित एंगल होते हैं ट्रायंगल के ही, उनके योग के बराबर होता है। अब ये जो एंगल है वो ये कितना होगा, इसको आपको निकालना है। ये एंगल कितना होगा, इन दोनों एंगल के योग के बराबर। ये जो कोण है यानी जो बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है उसका, ट्रायंगल का, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब इसको आपको निकालना है तो ये देखिए आप, ये दो इंक्लाइन लाइन है, ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब दो इंक्लाइन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके आमने सामने के कोण यानी अपोजिट जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं। जब ये आई है तो ये रे है और ये रे है, तो इसके सामने का ये कोण पूरा आई हो जाएगा। जब ये कोण पूरा आई हो गया और हमें ये निकालना है, तो इस पूरे कोण में से इस आर को घटाकर हम इसको निकाल सकते हैं, आई माइनस आर हो गया, ये आई माइनस आर। इसी तरह से ये रे इंक्लाइन लाइन है और ये भी इंक्लाइन लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो इसके सामने का ये जो आई डैश है, ये आई डैश होगा पूरा, और हमें ये एंगल निकालना है, तो इस पूरे एंगल में से, आई डैश में से, इस आर डैश को घटाकर इस एंगल को हम प्राप्त कर सकते हैं, आई डैश में से आर डैश को घटाकर। तो ये जो एंगल हो जाएगा आपका आई डैश माइनस आर डैश। अब हमें क्या निकालना है, विचलन कोण निकालना है। विचलन कोण के लिए बार क्या करेंगे, डेल्टा जो है बहिष्कोण है, अभी बताया था ट्रायंगल के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश को हमने एक साथ लिख लिया,
और माइनस आर डैश में हमने माइनस कॉमन ले लिया, आर प्लस आर डैश। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, इक्वेशन फर्स्ट। इस ट्रायंगल से डेल्टा की वैल्यू निकाल दी हमने, वैश कोण है तो इसी ट्रायंगल के अन्य जो दो कोण हैं उनके बराबर होगा, इसके पास वाले एंगल को यदि छोड़ दिया जाए तो। अब इसके बाद इसमें देखते हैं हम ये चतुर्भुज ए क्यू टी, ये वाला पॉइंट टी है, ए क्यू टी और आर में देखिए ए क्यू टी आर, ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब देखते हैं हम चतुर्भुज ए क्यू टी आर में, ए क्यू टी आर में, ये हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 अंश होता है। इसमें हमने ये एम एन इस पृष्ठ पर नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये जो एम एन है अवलंब, इस पृष्ठ पर जो अवलंब का कार्य कर रहा है ये भुजा है बाई और टी, इस पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री, यह जो कोण है ये 90 डिग्री। इस चतुर्भुज के दो कोण 90 और 90 हमें प्राप्त हो गए, यानी 180। बाकी जो दो कोण बचेंगे उनका योग 180 रह जाएगा। देखिए फिर से ए क्यू टी आर, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। अब इसमें ये अवलंब है, इसमें इस साइड पर ये अवलंब है, इस चतुर्भुज के चारों कोणों में एक कोण ये है, एक कोण ये है पूरा, एक कोण ये है और एक कोण ये आपको मिल रहा है। क्योंकि यह नॉर्मल है, ये कोण ये जो नॉर्मल है इस साइड से जो कोण बनाएगा वो 90-90 अंश के बनाएगा, इधर 90 होगा, इधर 90, इधर 90, इधर 90, तो ये 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया, 180 हो गया दोनों का योग। अब दो कोणों का योग हमें प्राप्त हो गया 180 अंश है, तो बाकी जो दो बचेंगे उनका योग भी 180 अंश ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से कोण ए और प्लस इस कोण को नाम दे देते हैं हम टी, टी नाम दे देते हैं, चलो टी पॉइंट यहां लिखा हुआ, टी नाम दे देते हैं। कोण ए प्लस कोण टी बराबर 180 अंश। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। ट्रायंगल हो गया क्यू आर और टी। अब लेते हैं हम ट्रायंगल क्यू आर टी में, क्यू आर टी में ये ट्रायंगल के तीनों कोण कौन से हो जाएंगे, आर, आर डैश और कोण टी, आर प्लस आर डैश प्लस कोण टी इज इक्वल टू 180 अंश। ये समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 से देखने पर कोण ए में कोण टी को जोड़ दें तो 180 अंश हो रहा है, और इस कोण में कोण टी को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश हो रहा है। इसका मतलब ये कोण ए और ये कोण दोनों को मिलाकर ये कोण समान है, यानी समान होंगे तभी इसमें समान राशि जोड़ने पर और इधर भी समान राशि जोड़ने पर समान हमको प्राप्त होगा, 180 और 180 प्राप्त हो रहा है। तो समीकरण सेकंड एंड थर्ड से फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहां से कोण ए इज इक्वल टू हो जाएगा कोण आर प्लस आर डैश, कोण आर प्लस आर डैश। अब डेल्टा एम अब लगाइए, फॉर डेल्टा एम यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई डैश और आर इज इक्वल टू आर डैश। अब समीकरण 1 को लेते हैं हम अल्पतम विचलन की स्थिति में, डेल्टा एम की स्थिति में, डेल्टा एम की स्थिति में जो समीकरण 1 है, डेल्टा एम अल्पतम विचलन की स्थिति में आई प्लस आई डैश दोनों बराबर हो जाएंगे, आई बराबर आई डैश। तो इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, आई डैश बराबर आई रख दें तो ये हो जाएगा 2i माइनस आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश। यहां आर डैश के बराबर है तो कोण ए बराबर हो जाएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में कोण ए इज इक्वल टू कोण आर प्लस कोण आर, यानी ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाएगा 2i
माइनस यहाँ से आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पे आर प्लस आर डैश को क्या लिख देंगे, ए। आर प्लस आर डैश को हमने ए लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम माइनस ए, आई इज इक्वल टू डेल्टा एम माइनस ए बाई 2। दिख रहा है यहां तक तो सही है। सॉरी, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2i को हमने यहां रखा और ए को इधर डेल्टा एम की तरफ भेज दिया, तो डेल एम प्लस ए और आई इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। अभी जो इक्वेशन हमने ये फॉर्मूला प्रूव करना जब आरंभ किया था तो बताया था हमें केवल आई और आर के मान निकालने हैं। आई और आर के जो मान निकालने हैं वो प्रिज्म कोण और विचलन कोण के रूप में निकालने हैं, और वह इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो अपवर्तन उसका प्रिज्म से हमें अपवर्तन का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो हम आई का जो मान है वो निकाल चुके हैं, आई बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2। अब हमें आर का जो मान है वो निकालना है। आर का मान यहां से आप निकाल लेंगे, यहां से आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2। आई और आर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपको मिल चुके हैं। अब एन इज इक्वल टू यहां से साइन आई की वैल्यू क्या है, डेल एम प्लस बाई 2, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। प्रिज्म से अपवर्तन का फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यदि प्रिज्म पतला है, यानी ये जो प्रिज्म कोण है ए, ये कोण ए ये 5 डिग्री है या इससे छोटा है। यदि कोण ए इज इक्वल टू 5 डिग्री और लेस देन 5 डिग्री, तब हम साइन ए को साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 को ए प्लस डेल एम बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन ए बाई 2 को ए बाई 2 लिखा जा सकता है। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का जो फॉर्मूला आएगा, पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तन का फॉर्मूला आएगा वो साइन की जो वैल्यूज हैं इसमें पुट कर देते हैं। एन इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखना है, ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, ए को इधर भेज देंगे, एन ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम। दिख रहा है, यहां से हम ए को कॉमन ले लेंगे तो डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, अल्पतम विचलन और अपवर्तन में जो संबंध रहेगा वो ये रहेगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। अब इसके बाद में आपको बताते हैं, ये रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब इसके बाद आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म या कहें प्रक्षेपण या कहें वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का जो प्रक्षेपण होता है प्रिज्म के द्वारा, उसका मतलब है कि जो प्रकाश किरण है वो जो हमें दिखाई देता है प्रकाश नॉर्मल वे में, वो श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, श्वेत रंग का प्रकाश हमें दिखता है। एक्चुअली जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। निर्वात या वायु में
सभी रंग के प्रकाशों की चाल समान होती है, जिस वजह से उनका मिश्रण होकर हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन वही श्वेत प्रकाश जब भिन्न माध्यमों में प्रवेश करता है तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग के प्रकाशों की जो चाल है वह अलग अलग हो जाती है, और उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भी भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण उनके विचलन भिन्न भिन्न होते हैं और श्वेत प्रकाश में अलग अलग रंग के जो प्रकाश हैं वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। यदि सफेद पर्दे पर हम प्राप्त करें तो वर्णक्रम हमें प्राप्त होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। वो विभिन्न रंगों का वर्णक्रम हमें प्राप्त होता है। तो वो किस तरह से प्राप्त होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये प्रिज्म है, ए तिरछा बन गया, ए बी एंड सी। अब मान लीजिए एक प्रकाश किरण है पी क्यू, इस पर आपतित हो रही है। इसे यदि इसका अपवर्तन नहीं होता तो सीधा जाना चाहिए था। अब अभी क्या बताया हमने कि श्वेत प्रकाश जो है विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। यदि माध्यम निर्वात या वायु है तो सभी रंगों का जो प्रकाश है उसकी चाल निर्वात या वायु में समान होती है, सभी रंगों के प्रकाश की चाल। जैसे कोई अन्य माध्यम होता है तो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है किसी अन्य माध्यम में, और उन रंगों के प्रकाश के लिए उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह भी अलग अलग होगा। या ये कहें कि अब जो श्वेत प्रकाश जिन रंगों के मिश्रण से बना है उसका अपवर्तन इस कांच के लिए उन सभी रंगों का जो अपवर्तन है वह अलग अलग होगा और चाल भी भिन्न होगी। तो यहां से इसको थोड़ा सा और तिरछा कर देते हैं। इस तरह से लेते हैं, इसको इस तरह से सीधा जाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकाश किरण को, श्वेत प्रकाश किरण को, यदि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इस तरह से सीधी जाती इस मार्ग में। लेकिन रिफ्रैक्शन होने से जिन विभिन्न रंगों से यह श्वेत प्रकाश बना हुआ है या जिन विभिन्न रंगों का मिश्रण है वे सभी रंगों की चाल कांच में आके क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और जो अपवर्तन है यानी जो विचलन है वह भी अलग अलग रंगों के प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस तरह से यहां से श्वेत प्रकाश जो है अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसके बाद अभी जो सेकंड सरफेस है इसका प्रिज्म का, यहां से एक बार से फिर अपवर्तन होगा। अब जो अपवर्तन होगा ये जो भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रकाश है, जो प्रकाश किरण है, उसका फिर से अपवर्तन होता है सेकंड सरफेस से। अभी जैसे बताया था, यहां यदि हम एक पर्दा रख दें तो एक स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है, एक वर्णक्रम यानी रंगों का एक क्रम हमें प्राप्त होता है जो कुछ इस तरह से होता है VIBGY-OR, या इसको विबग्योर बोल सकते हैं, या और आसान तरीका हिंदी में याद करने का है बें ज नी ह पी ना ला। V फॉर वायलेट यानी बैंगनी, E फॉर इंडिगो यानी जामुनी, B फॉर ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन हरा, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज नारंगी, R फॉर रेड लाल। इस तरह से हमें वर्णक्रम प्राप्त होता है नीचे से ऊपर की ओर, यानी सबसे ऊपर का जो स्पेक्ट्रम में कलर होगा वो रेड होगा और उसके बाद इस तरह से नीचे बढ़ता आएगा, और लास्ट वाला जो स्पेक्ट्रम का जो कलर होगा वह बैंगनी होगा। इसका कहने का मतलब है कि यह जो लाल रंग है, ये जो लाल रंग है इसका अपवर्तन सबसे कम होता है, अपवर्तन सबसे कम। और जो बैंगनी रंग है इसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। जो लाल रंग है अन्य माध्यमों में इसकी चाल सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होती है, सबसे अधिक, और इसकी जो चाल है वह सबसे कम होती है, चाल
सभी रंगों के प्रकाश से कम होती है। अन्य माध्यम की बात कर रहे हैं हम, कम होती है। यदि हम तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, तरंग दैर्घ्य अधिक होगी लाल रंग की, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। इस क्रम में तरंग दैर्घ्य है या चाल है या जो अपवर्तन है, अपवर्तन नहीं, केवल तरंग दैर्घ्य और चाल इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी, और लाल रंग की चाल और तरंग दैर्घ्य निर्वात ये और वायु को छोड़कर अन्य माध्यमों में बढ़ती जाएगी। यदि अपवर्तन की बात करेंगे तो सबसे अधिक अपवर्तन बैंगनी रंग का होगा, और उसके बाद अपवर्तन कम होते जाएंगे, और लाल रंग का जो अपवर्तन होता है वो सबसे कम होता है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य प्रोपोर्शनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जिस रंग के प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा, और वेलोसिटी सबसे अधिक होगी, उसका एंगल ऑफ डेविएशन यानी उस रंग का विचलन सबसे कम होगा। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य और उसकी चाल सबसे अधिक होती है अन्य रंगों के प्रकाश की तुलना में, तो इसका जो विचलन है सबसे कम हो रहा है, और बैंगनी रंग की जो चाल है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक हो रहा है। तो जो वायलेट होता है यानी बैंगनी जो कलर होता है, इसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ये वर्ण विक्षेपण की घटना है प्रिज्म के द्वारा। प्रकृति में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और बहुत तरह के फिजिकल फेनोमेनन हमें देखने को मिलते हैं, नेचुरल फेनोमेनन, उनके बारे में अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। इसमें